दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से ही नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान यमुना सफाई से लेकर पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार के घोटालों का खुलासा करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उसी वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी टीम लग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में दिल्ली में बड़े एक्शन की तैयारी भी हो गई है। लेकिन इस बीच जहां सरकार भी बन गई, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री भी बन गई, उन्हें 6 मंत्री भी मिल गए, मगर सवाल उठ रहा है कि आखिर जिन नेताओं की कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में तूती बोला करती थी, वो अब कहां है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आने वाले इन नेताओं के हाथ इस बार क्यों खाली रह गए? और अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे बढ़ाने वाली हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबत? आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दिल्ली में 27 साल का सुखाड़ समाप्त करने के बाद फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ भी ग्रहण कर ली और रेखा गुप्ता की अगुवाई में 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन भी किया गया। बीजेपी ने कैबिनेट के जरिए दिल्ली का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हुए तमाम नेता विधायक बनने में कामयाब भी हो गए हैं, मगर रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री बनने से वो महरूम रह गए। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में उन्हीं चेहरे को जगह दी है, यानी उन्हीं नामों को तवज्जो दी है जिनका पार्टी के मूल कैडर से ताल्लुक रहा हो या फिर दिल्ली के सियासी एजेंडे के रूप में वो फिट बैठते हो। यानी सियासी एजेंडा जो बीजेपी का है उसमें पूरी तरीके से फिट बैठने वालों को ही यहां पर मौका दिया गया है। कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले किसी भी नेता को दिल्ली की भाजपा सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। हां, लेकिन आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कपिल मिश्रा और शिरोमणि अकाली दल से आए मनजिंदर सिंह सिरसा को रेखा कैबिनेट में जगह मिली है। इन दो नेताओं के अलावा किसी भी दल बदलू नेता को रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया है। अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान की भले ही कांग्रेस और शीला सरकार में तूती बोलती रही हो, लेकिन इस बार उन्हें खास मौका नहीं मिला। इसी तरह कैलाश गहलोत की आम आदमी पार्टी सरकार में एक अलग पहचान थी और उनका दबदबा भी रहा है, लेकिन बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री बनने का सपना उनका साकार नहीं हो सका। रेखा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन। दिल्ली की रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने गुरुवार 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और फिर रेखा गुप्ता के बाद मंत्री के रूप में प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंदराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने शपथ ग्रहण की। दिल्ली के 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। बीजेपी अपने 5 हार्डकोर नेताओं को मंत्री बना चुकी है, तो वहीं 2 मंत्री दूसरे दल से आए हुए हैं। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार में किसी भी कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले नेता को जगह नहीं दी गई है। ये एक अलग ही प्रकार की रणनीति यहां बनाई गई है। लवली चौहान मारवाह नहीं बने मंत्री। वहीं रेखा गुप्ता की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार में किसी भी कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले नेता को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 4 नेता विधायक बनने में कामयाब रहे, जिसमें अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, तरविंदर सिंह मारवाह और नीरज बसोया शामिल हैं। वहीं अरविंदर, लवली और चौहान की कांग्रेस में तूती बोला करती थी। शीला दीक्षित की अगुवाई वाली सरकार में दोनों ही नेता मंत्री भी रहे हैं। वहीं गौरतलब है कि लवली 2 बार कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी के सिख चेहरे के रूप में बड़ी पहचान उनकी मानी जाती थी। तो वहीं राजकुमार चौहान कांग्रेस के दलित चेहरे के रूप में विख्यात थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, तरविंदर सिंह मारवाह और नीरज बसोया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी भी बनाया था।
लवली गांधीनगर सीट से विधायक चुने गए हैं तो राजकुमार चौहान ने मंगोलपुरी सीट से जीत दर्ज की है। वहीं तरविंदर सिंह बारवाह ने आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर मात देकर विधानसभा का चुनाव जीता है। ऐसे ही नीरज बसोया ने बीजेपी के टिकट पर कस्तूरबा नगर से जीत दर्ज कर विधायकी हासिल की है। वहीं कांग्रेसी बैकग्राउंड वाले इन चारों नेताओं में से किसी को भी बीजेपी ने कैबिनेट में शामिल नहीं किया। राजकुमार चौहान शीला सरकार में हाई प्रोफाइल मंत्रालय संभालते थे। इसी तरह अरविंदर सिंह लवली की शीला सरकार में नंबर 2 की हैसियत थी, नंबर 2 की पोजीशन पर वो रहा करते थे। वह ट्रांसपोर्ट से लेकर शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा 10 साल तक उन्होंने संभाला था। बीजेपी में आकर विधायक तो वो बन गए, लेकिन मंत्री बनने की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह मनीष सिसोदिया को मात देने वाले मारवाह भी खाली हाथ रह गए। उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन विधायक के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जरूर दी गई है। गहलोत करतार सिंह भी रह गए खाली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। इसी फहरिस्त में एक नाम कैलाश गहलोत का भी था। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में माने जाते थे और जाट चेहरे के रूप में प्रसिद्ध थे। इसी की बदौलत केजरीवाल से लेकर आतिशी सरकार में भी हाई प्रोफाइल मंत्री के रूप में ही वो काम करते रहे। वहीं कैलाश गहलोत के पास परिवहन विभाग के अलावा राजस्व, कानून, न्याय एवं विधायी मामले, सूचना और प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सुधार विभाग के भी जिम्मेदारी उनके पास थी। वो इसके मंत्री थे। मगर 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने उन्हें बिजवासन सीट से अपना प्रत्याशी बनाया था, जहां से 11,276 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की और विधायक बने। वहीं इससे पहले वो नजफगढ़ से भी विधायक थे। करतार सिंह तंवर भी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी के टिकट पर छतरपुर सीट से वो विधायक भी चुने गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर को हरा दिया। करतार सिंह ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2015 और 2020 में विधायकी जीती थी। वहीं करतार सिंह तंवर और कैलाश गहलोत की भले ही आम आदमी पार्टी में तूती बोलती रही हो, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वो विधायक तो बने, मगर मंत्री बनने की उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। हाँ, लेकिन यहां पर एक बात कहनी जरूरी है कि जिन नेताओं ने पार्टी बदलकर बीजेपी का दामन थामा था, उन्हें यह पता था कि अगर वो अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अथवा कांग्रेस में रहते तो उन्हें पूरी तरीके से शिकस्त ही मिलती और उनके हिस्से में हार के अलावा कुछ भी नहीं होता। ऐसे में उन्होंने तुरंत अपना पाला बदला और बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और वो भाजपा के वोट, भाजपा के प्रचार प्रसार के जरिए जीत गए। यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अगर वो उन्हीं पार्टियों में रहे होते तो शायद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता और वो विधायक तक न बन पाते। सिरसा और कपिल मिश्रा की बल्ले बल्ले। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में सिर्फ 2 दल बदलू नेताओं को ही जगह मिली है। इसमें एक नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है और दूसरा नाम कपिल मिश्रा का है। सिरसा अकाली दल छोड़कर बीजेपी में आए थे, जबकि कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके थे। दोनों ही नेताओं ने काफी पहले बीजेपी में शामिल होकर अपनी कोशिश शुरू कर दी थी और कपिल मिश्रा एक हिंदूवादी चेहरे के रूप में जाने जाते थे। सिरसा को उद्योग पर्यावरण मंत्रालय मिला है। राजौरी गार्डन सीट से तीसरी बार मनजिंदर सिंह सिरसा विधायक चुने गए हैं। इससे पहले एक बार बीजेपी और एक बार अकाली दल से भी वो विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं कपिल मिश्रा की बात करें तो कपिल मिश्रा को कानून और न्याय श्रम मंत्रालय मिला है। करावल नगर सीट से वो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले 2015 में आम आदमी पार्टी की ओर से उन्होंने जीत दर्ज की थी और 2025 में बीजेपी से विधायक बने हैं और इसके साथ ही इस बार रेखा गुप्ता की मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया है। वहीं 2015 में केजरीवाल सरकार में भी वो मंत्री रहे, लेकिन 2017 में उनके मंत्रालय के काम में अनियमितताओं के आरोपों के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था।
वहीं कपिल मिश्रा ने 2019 में बीजेपी का दामन थाम लिया था और 2020 में चुनाव नहीं जीत सके थे। इस बार उन्हें जीत के साथ मंत्री पद भी मिल गया है और नई जिम्मेदारी भी मिली है। वहीं गौरतलब है कि कपिल मिश्रा की मां पूर्वी दिल्ली एमसीडी की मेयर भी रह चुकी है। एक्शन में दिल्ली सीएम। वहीं दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया गया है, जिन्हें रिश्तेदारी के बलबूते पर आम आदमी पार्टी ने नौकरी पर रखा था। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था, उन्हें भी पूरी तरीके से अपने पुराने स्थान पर भेज दिया गया है। वहीं इसके साथ ही पहले ही सत्र में ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी पहले सत्र में ही 5 साल से पेंडिंग पड़ी कैग रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जिनमें शीश महल से लेकर कथित तौर पर शराब घोटाले की रिपोर्ट भी शामिल होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पहले ही सत्र से आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि ये आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले हैं। अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। अन्ना हजारे काफी समय से आपदा वालों के कुकर्मों को झेल रहे हैं। उन्हें भी आपदा वालों से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी के मुख्यमंत्री मंत्री जेल गए, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। शराब घोटालों ने दिल्ली को बदनाम किया। ऊपर से अहंकार इतना कि कोरोना से जब दुनिया निपट रही थी तो ये शीश महल बनवा रहे थे। पहले विधानसभा सत्र में ही कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार खोले जाएंगे। जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा, यह मोदी की गारंटी है। यानी जो केजरीवाल चुनाव से पहले जेल से बेल पर आकर खेल खेल रहे थे और दिल्ली की जनता को पुनः बेवकूफ बनाने की योजना बना रहे थे, उन्हें दिल्ली वालों ने विधानसभा चुनाव में करारा जवाब तो दे दिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई करने के लिए और बाकी बची खुची कसर निकालने के लिए फिर से केजरीवाल के काले कारनामों का खुलासा कर उन्हें तिहाड़ की हवा खिलाने के लिए दिल्ली वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंप दी है। और यह जिम्मेदारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्देशन में दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल को काम पर लगा दिया है। और अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब बस कितने दिनों तक के लिए अपनी खैर मनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।